नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर एक बार एक नए विषय, एक गंभीर विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, जिसका ताल्लुक हम सभी से है, हम समस्त देशवासियों से है। मेरी बात खास तौर पर केजीबी एजेंट यूरी बेज़नोव द्वारा दिए गए इंटरव्यू के दौरान कुछ तथ्यों पर आधारित है, जो मैं आप सबके समक्ष अपना एनालिसिस पुटअप कर रहा हूं। बात उन दिनों की है जब देश आजाद हुआ था और आजादी के तुरंत बाद अपने देश में यूं तो काफी एजेंसियां एक्टिव हो गई थी, लेकिन दो तरह की एजेंसियां काफी एक्टिव थी, जिनमें से प्रमुख हैं CIA जो अमेरिका की एजेंसी, और KGB जो रशिया की एजेंसी है, वो बहुत दिनों से एक्टिव थी। और इनके बीच में प्रतिस्पर्धा इस तरह की थी कि हर एजेंसी हर लेवल में ये चाहती थी कि उसका वर्चस्व, यानी उसकी सरकार का वर्चस्व भारत के अंदर दबदबा जो है वो बना रहे। मित्रों, जब अपना देश आजाद हुआ था तो एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम दिखा, जिसके वजह से ये सारी एजेंसियां जिनका इंटरेस्ट अपने देश में था वो सब एक्टिव हो गई थी। धीरे धीरे किन्हीं कारणों से KGB लीड में थी और CIA थोड़ी पिछड़ गई, जिसका कारण वजह ये हुआ कि KGB का पैठ सरकार के अंदर काफी माना जाने लगा और CIA का प्रभुत्व कम होता दिखा। CIA के रिकमेंडेशन के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान का फेवर करने लगी और इंडिया से दूरी बनाने लगी, जो उसके बाद कई इवेंट्स में देखने को भी मिला है। किन्हीं कारणों से KGB भारत और पूर्वी पाकिस्तान में काफी एक्टिव थी, जो अब बांग्लादेश है, और अपनी पैठ बनाने में काफी सक्षम भी हो गई थी। उनको सफलता भी मिली और CIA की पैठ, जैसा कि मैं बताया, धीरे धीरे कम होने लगी। आखिर ये सब करते क्यों हैं? ये एजेंसियां क्यों दूसरे देश में दखल देती हैं और अपना पैठ बनाती हैं? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी समृद्ध देश होते हैं उनका एक एम होता है कि जितने भी छोटे देश हैं, कम विकसित देश हैं, पैसों के मामले में गरीब देश हैं, उनके अंदर अपनी आइडियोलॉजीज इतनी तीव्र गति से और इफेक्टिव तरीके से फैला दी जाए कि वो उनकी लाइन फॉलो करने लगे और उस देश का एक सैटेलाइट देश बन के उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते रहे। ऐसा ही हुआ हमारे देश के साथ भी। बाद में कई नेताओं के द्वारा कई इवेंट्स में ये देखने को मिला कि हमारे यहाँ कम्युनिज्म लीड में था और सरकार की ज़्यादातर डिसीजंस में कम्युनिज्म की झलक दिखती भी थी। अब ये लोग करते कैसे हैं? जितने भी एजेंसीज हैं अपने अपने एजेंट्स के माध्यम से देश के अंदर उभरते हुए जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनको, ब्यूरोक्रेट्स को, जो समाज सुधारक हैं, समाज सेवी हैं, उभरते हुए यंग पॉलिटिशियंस हैं, संगठन के लीडर्स हैं, कवि हैं, राइटर्स हैं, इस तरह के लोग जिनका समाज के ऊपर असर है या असर डाला जा सकता है इनके माध्यम से, इनको स्पॉटिंग की जाती है। स्पॉटिंग के बाद इनका रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट में कोई जरूरी नहीं कि इनको डायरेक्ट पैसा दिया जाए, 1 to 1 उनसे सर्विस लीजिए और उनको पैसा दीजिए, ऐसा नहीं होता जनरली। एजेंसियां उनको अपना मोहरा बना के किसी और के माध्यम से इस्तेमाल करती हैं और
उसकी जगह पे उनका फायदा कराती हैं किसी अन्य माध्यम से। मिसाल के तौर पे मिस्टर यूरी ने एक जगह मेंशन भी किया है कि उनके देश में बुलाए जाते थे ये लोग, और भारत के कई नेताओं को, कई कवियों को, कई अन्य लोगों को जो उन दिनों पॉपुलर थे, उनका फोटोग्राफ भी दिखाया है और चर्चा भी की है कि इन लोगों को हम कैसे रिक्रूट करते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं थर्ड पार्टी के माध्यम से। इनको इनके कामों की बड़ी सराहना की जाती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फोरम के ऊपर, और इनको सम्मानित किया जाता है। इनका नाम काफ़ी होता है। इनका खर्चा, इनका पेमेंट, इनका जो कुछ भी है वो सब ये एजेंसियां वहन करती हैं, या वो सरकार वहन करती है जिनकी ये एजेंसियां हैं। तारीफ की बात यह है कि इन लोगों को ये महसूस होता है कि जो कुछ भी हो रहा है इनकी मेरिट के बल पे हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस में सारी चीज़ें, सारे इवेंट्स स्पॉन्सर्ड होते हैं। इनको विशिष्ट अतिथि का दर्जा मिलता है और धीरे धीरे करके इनको टॉप लेवल के हैंडलर्स या उस देश के प्रेसिडेंट, उस देश के प्राइम मिनिस्टर, उस देश के अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मिलवाया जाता है। धीरे धीरे इनके आइडियोलॉजीज को बदलने की कोशिश की जाती है और इतने एहसान कर दिए जाते हैं कि धीरे धीरे ये लोग उनकी भाषा बोलने लगते हैं। एक जगह अपने इंटरव्यू के दौरान केजीबी एजेंट मिस्टर यूरी ये भी कहते हैं कि जो जितने पॉलिटिकल जो एजेंट्स हैं इनके जो बनाए गए हैं, उनको ये पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स के नाम से संबोधित करते हैं। शायद ऐसा इसलिए कि इनका कोई एजेंसी के साथ कोई ऐसा लगाव नहीं रहता है और ना ही एजेंसी इनको अपना समझती हैं। इनको तो सिर्फ मोहरा बना के रखती हैं और अपना इस्तेमाल करती हैं। इस्तेमाल भी अपने तरीके से करती हैं और एक निश्चित समय तक। इसके बाद से इनका एलिमिनेशन राउंड शुरू होता है। जैसे ही एजेंसी को पता लगता है कि यह व्यक्ति, फला फला व्यक्ति हमारे एजेंसी के कार्यकलापों को अच्छी तरह से जान गया है और काफ़ी लिप्त हो चुका है हमारे ऑपरेशंस के दौरान, तो उनसे खतरा महसूस होते ही उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये पार्टी या उस एजेंसी के गेम प्लान के अंदर होता है। ये अलाउड है उनके द्वारा। उन्होंने एक जगह मेंशन किया है कि शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश के लिबरेशन की लड़ाई चल रही थी तो उन दिनों केजीबी का भी रोल था उसमें, और इसके वजह से वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर होने के नाते केजीबी की एक्टिविटीज़ वगैरह को काफ़ी अच्छी तरह से ये जान गए थे, और जिसके वजह से इन्हीं के एक अधिकारी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को फॉलो करता था उसके द्वारा इनकी हत्या करा दी गई। तो ये तो एथराइज नॉर्म है इनका। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। कई अपने देश में भी कई नेता मारे गए हैं, कई लोग मारे गए हैं, कई साइंटिस्ट एलिमिनेट कर दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा वो करते थे। बेसिक एम ये है कि उस देश को प्रोग्रेस करने से रोकना है, उस देश में बढ़ोतरी से रोकना है, उस देश को गरीब बना के रखना है, उस देश को अपने ऊपर निर्भर बना के रखना है, ताकि वो अपनी जो हिडन एजेंडा है उसकी लाइन फॉलो करता रहे। अब प्रेजेंट में अपने देश में ऐसा देखा गया है कि हर जगह आजकल कुछ सालों से टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत के प्रति इतना नफरत हो गई कि भारत के टुकड़े करने के बगैर और कोई चारा ही नहीं बचा है। मुझे लगता है यहाँ भी वही एजेंसीज काम कर रही हैं, और यहाँ पर और भी कई एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, जो रोज आप लोग ISI और पता नहीं क्या कौन कौन से नाम लेते हैं, उसको दोहराने की जरूरत। इसका सिर्फ एक रिस्पॉन्स हो सकता है कि हम एक्नॉलेज करें ओपनली कि हम भी खालिस्तान को सपोर्ट करेंगे, कश्मीर को लिबरेट करवाने के लिए मिलिटेंसी को सपोर्ट करेंगे, और इंडिया में जो इंसर्जेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, नक्सलाइट्स हैं, बोडोज हैं, माओइस्ट हैं, तामिल्स हैं, इन सब को फिर हम एग्रेसिवली सपोर्ट। जरूरत नहीं है। ये सारी एजेंसियां अपने अपने तरीके से, अपने अपने एजेंडे के तरीके से काम कर रही हैं।
छोटे छोटे ग्रुप को पकड़ती हैं, उनका दोहन करती हैं, उनको इस्तेमाल करती हैं और फिर उन्हीं के लोगों के विपरीत खड़ा कर देती हैं। जरा सोचिए, तत्काल के कुछ इवेंट्स हुए हैं या पहले भी जो अपने साइंटिस्ट काम करते हैं, सेना कुछ काम करती है, सरकार कुछ काम करती है, ऑर्गेनाइजेशंस कुछ काम करते हैं, उनकी खूबियों की तारीफ करने के बजाय ज़्यादातर लोग अब उनकी नाकामियां गिनाने लगते हैं और उसी में खुशी ढूंढते हैं। यह उल्टा है। अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से इसका एनालिसिस करें आप, तो आपको ये मालूम होगा कि एक इंसान को खुशी तब मिलती है जब उसको कुछ उपलब्धि दिखे, कुछ अच्छाई दिखे। लेकिन यहाँ तो सरेआम उल्टा है। यहाँ बुराई या असफलता के ऊपर खुशी मिलती है। दोस्तों, मैं इसको सबवर्सिव एक्ट कहूँगा। ये रिजल्ट है सबवर्सिव एक्शन का और ये भी सबवर्शन का आखिरी स्टेज है। यही वजह है कि मैं शुरू में कहा कि ये स्थिति बड़ी भयानक है अपने देश के लिए। यदि मेरी बात आप लोग समझ गए हों तो मैं आप सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें। कोई जरूर नहीं है किसी से उलझने की, कुछ वो करने की, लेकिन चौकन्ना रहें। लोगों के गेम प्लान को समझें, एजेंसीज के द्वारा बिछाए गए जाल को समझें और अपने आप पर काबू रखें, संयम रखें और अपने देश को, देश के हित को सर्वोपरि मानें। आशा है हमारी बात समझ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। गुड बाय एंड टेक केयर।